नमस्कार, मैं हूं वीरेंद्र द्विवेदी और आप देख रहे हैं अधिकार एक्सप्रेस। संस्कृत भाषा को विश्व की अन्य भाषाओं की जननी माना जाता है। संस्कृत भारतीय संस्कृति और सभ्यता की संवाहक भाषा भी मानी जाती है। विश्व भर में केवल संस्कृत ही एक ऐसी भाषा है जो पूरी तरह सटीक है। इसका कारण इसकी सर्वाधिक शुद्धता है। इसलिए कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के लिए संस्कृत को ही सबसे उपयुक्त भाषा माना जाता है। लेकिन चिंता की बात यह है कि आजकल यह भाषा नई पीढ़ी के बीच अपनी लोकप्रियता खोती जा रही है। विश्व के कई देश जहां संस्कृत की ओर लौट रहे हैं, वहीं दूसरी ओर भारत में यही भाषा उपेक्षा का शिकार हो रही है। आखिर इसके कारण क्या हैं? आज हम इसी विषय पर संस्कृत भाषा के विद्वान और प्रयागराज जनपद के सिंगवेरपुर में स्थित गौरी शंकर स्मारक संस्कृत महाविद्यालय में सहायक प्राध्यापक रहे त्रिपुरारी नाथ शुक्ल से चर्चा करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। आज हमें प्रतापगढ़ जिले में और हमारे साथ हैं त्रिपुरारी जी, जो संस्कृत महाविद्यालय के सहायक प्राध्यापक रहे हैं, और उनसे हम बात करेंगे कि संस्कृत महाविद्यालयों में किस तरीके से पढ़ाई होती है और क्या क्या सुविधाएं हैं, सरकार किस तरीके का प्रयास कर रही है, उसके अलावा जो वर्तमान बीजेपी सरकार है उसके किस तरह के प्रयास हैं जिससे संस्कृत का अधिक से अधिक विकास हो सके और लोगों को उसका अधिक से अधिक लाभ मिल सके। आइए बात करते हैं। अच्छा, ये बताइए कि जो भी आपके यहाँ छात्र आते थे तो उनकी क्या अपेक्षा होती थी कि क्यों वो ये कोर्स करना चाहते हैं? देखें, शिक्षा को ग्रहण करने के बाद अब शिक्षा के अनुसार लोगों के अलग अलग उद्देश्य बन जाते थे। जैसे वहाँ का कोर्स संपूर्ण संस्कृत विश्वविद्यालय द्वारा अथवा माध्यमिक संस्कृत बोर्ड द्वारा, लखनऊ द्वारा जो निर्धारित किए गए हैं वही अध्यापन वहाँ कराया जाता था। और जो विद्यार्थी वहाँ पढ़ने आते थे, कुछ लोग वहाँ छात्रावास में रहते भी थे, स्वयं भोजन लाते थे, भोजन अपना सिद्धांत लाते थे, भोजन निर्माण करते थे और भोजन करते थे, रात निवास करते थे। वहाँ छात्रावास बोर्डिंग भी है और दिन में जो अध्ययन कक्ष हैं वहाँ जाकर अध्ययन करते थे। और इसमें उनका उद्देश्य ये रहता था विभिन्न प्रकार की नौकरियों में जाने के लिए या ज्ञानार्जन करने के बाद समाज की सेवा के लिए, जैसे कर्मकांड इत्यादि का अध्ययन करके और उसके द्वारा समाज की सेवा कर सकें, ज्ञानार्जन करके। अच्छा, ये बताइए कि जैसे हॉस्टल में जो भी बच्चे रहते थे, सरकार की ओर से उनको कोई सुविधा मिलती थी? नहीं, जो वहाँ छात्र रहते थे उनको सरकार की ओर से कोई सुविधा नहीं थी। विद्यालय संस्था के द्वारा उनको रहने का, निवास का और संस्था के द्वारा, प्रबंध तंत्र के द्वारा उनको जलाने के लिए लकड़ी, जब तक बिजली नहीं थी तब तक मान लीजिए मिट्टी का तेल, उनको पढ़ने के लिए लालटेन वगैरह, ये सब सुविधा दी जाती थी। सरकार की ओर से नहीं दी जाती? नहीं, सरकार की ओर से नहीं दी जाती थी। लेकिन ये बताइए कि जो ये पाठ्यक्रम है, क्या ये धार्मिक है या इसका संबंध साहित्य से? नहीं, कोई धार्मिक नहीं है। संस्कृत व्याकरण, संस्कृत साहित्य और संस्कृत के जितने भी विषय हैं, वेदांत, धर्मशास्त्र, जितने भी विषय हैं, उन विषयों के आधार पर वहाँ के कोर्स निश्चित किए गए हैं विश्वविद्यालय द्वारा या बोर्ड के द्वारा। उन्हीं के अनुसार पढ़ाई होती है। हर कक्षा में पुस्तकें उनकी निश्चित हैं, काव्य ग्रंथ, छोटी कक्षा में छोटे काव्य। तो इस तरह उनकी शिक्षा ग्रहण करके वो संस्कृत का ज्ञान प्राप्त करते हैं। उसी माध्यम से ज्योतिष वगैरह है, कर्मकांड वगैरह है, उसका भी प्रतिपादन वो कराते करते हैं।
लेकिन ये बताइए कि इसका मतलब है कि इसका धर्म या कर्मकांड से मतलब नहीं है, ये मूल रूप से संस्कृत साहित्य की शिक्षा दी जाती है। देखें, धर्म तो मान के चलें कि धार्मिक कार्य जो होते हैं, जी है ना, जी उन कार्यों को संस्कृत विद्यालय के छात्र जो होते हैं, वहाँ से निकले हुए जो विद्वान होते हैं, वो उनको संपन्न कराते हैं। नहीं, जैसे कि अभी असम में कुछ समय पहले वहाँ की सरकार ने मदरसे पर रोक, उन मदरसों पर को सब्सिडी देने से रोक लगा दी जो धार्मिक शिक्षा दे, जो कुरान की सिर्फ शिक्षा देते हैं। और उन्होंने कहा कि अगर आप सामान्य शिक्षा देंगे जो कि अन्य स्कूलों में प्रचलित है, तब हम आपको सब्सिडी देंगे, क्योंकि ये संविधान के खिलाफ है। तो क्या संस्कृत में धार्मिक शिक्षा दी जाती है या नहीं? नहीं, धार्मिक शिक्षा तो दी ही जाती है, लेकिन मजहब के अनुसार किसी को बांटने वाली परंपरा वहाँ नहीं है। वहाँ सरकार ने जैसे चलाया है वहाँ का प्रारंभ से रूल रेगुलेशन, उसके अनुसार ही शिक्षा दी जाती है और सरकार से प्रतिबंधित है वो। नहीं, जैसे कि जो जितने भी मदरसे होते हैं वो जो है कुरान की शिक्षा देते हैं। उनका मानना है कि हम कुरान की शिक्षा देके अपने बच्चों को उनमें जो है कुरान के प्रति जागरूक करते हैं, उनकी जानकारी देते हैं। मौलवी वगैरह जो होते हैं वो मदरसे से पढ़ के निकलते हैं, क्योंकि कुरान उनको वहाँ पढ़ाया जाता है। स्पेशली वो एक तरह से उनके मजहब के बारे में बताया जाता है। तो क्या इस प्रकार की शिक्षा संस्कृत विद्यालय में दी जाती है? नहीं नहीं, वो उसका मजहब से मतलब नहीं जी, वो सार्वधर्म से संबंधित शिक्षा है। जी, और संस्कृत भाषा जो है वो सभी भाषाओं की जननी है। जी, और उसका सरकारी तंत्र में और चाहे जहाँ आप देखें वो संस्कृत का हर जगह प्रयोग है। ऐसा नहीं है कि कोई एक धर्म विशेष को लेकर के, वो सार्वभौम भाषा है। नहीं, जैसे मदरसे में कुरान पढ़ाई जाती है, तो क्या यहाँ केवल गीता पढ़ाई जाती है? नहीं नहीं नहीं, गीता तो संस्कृत जो अध्ययन अध्यापन किया जाता है उसका एक अंग है। जो संस्कृत जानने वाला होगा वो गीता को भी जान लेगा, है ना, वेदों को जान लेगा, शास्त्रों को जान लेगा। जो संस्कृत का ज्ञान अर्जित कर लेगा वो इन सब काव्य ग्रंथ वेद शास्त्र इनका सबका अध्ययन करने में और इनके अर्थों को जानने में सक्षम हो जाएगा और इसका विस्तार भी कर सकता है। उसका धर्म से कोई मतलब नहीं है कि एक विशेष धर्म को पकड़ करके चले। मतलब इसको कोई पंडित बनाने के लिए ये शिक्षा नहीं दी जाती है, हाँ, या कर्मकांड के लिए शिक्षा नहीं। देखें, पंडित माने तो ये होता है कि सद असद विवेकिनी बुद्धि सा पंडा, उसी को पंडित कहते हैं। जी, सद और असद का ज्ञान जिससे उत्पन्न हो उसको पंडित कहते हैं। पंडित का माने पूजा पाठ कराने वाले से मतलब नहीं होता है ना, कर्मकांड कराने वाले से मतलब। लेकिन संस्कृत पढ़ने वाला इन सब कार्यों में सक्षम हो सकता है अगर अध्ययन उसका सही ढंग से हुआ, अगर वो करना चाहिए। जी, अच्छा, तो इसका मतलब है कि मदरसे में और संस्कृत पाठशाला के शिक्षा में अंतर है? बिल्कुल अंतर है। वहाँ तो एकमात्र उद्देश्य अपने मजहब और अपने धर्म के विषय को ही बताया जाता है। जी, लेकिन ये शिक्षा जो है सार्वभौमिक है, जी, जो संसार के लिए लोकोपकारी जिसको कहते हैं, संसार के लिए वो उपकारी है। जैसे इसमें पाठ्यक्रम में क्या क्या रहता है? देखिए, इसमें काव्य हैं, ग्रंथ हैं, छोटी छोटी पुस्तकें हैं, उनको सबको कोर्स के अनुसार जो है, जी, जैसे हाई स्कूल इंटर बीए आदि में उनको बांटा गया है। जी, जी, और बड़े बड़े विद्वानों के विषय में बड़ी बड़ी रचनाएं, जैसे महाकवि कालिदास वगैरह के, दंडी वगैरह के, भारवी वगैरह के जो प्राचीन विद्वान थे उनके द्वारा लिखे गए, पंडित जगन्नाथ वगैरह जिनके द्वारा लिखे गए ग्रंथ, चाहे वो लक्षण ग्रंथ हो, चाहे काव्य ग्रंथ हो और चाहे महाकाव्य हो, ये सब निर्धारित किए गए हैं।
इसका मतलब है कि जो संस्कृत के विद्वान रहे हैं, जिनकी रचनाएं रही हैं संस्कृत की, उसके विषय में पढ़ाया जाए। हाँ, वही इसमें निहित किया गया है। जी हाँ, जी जो संसार के लिए कल्याणकारी हैं, जी। जिनका ज्ञान कल्याणकारी है, उन्हीं को इसमें निहित किया गया है। अच्छा, एक बात और है कि कहा जाता है कि संस्कृत जब हिंदी का विकास हुआ तो संस्कृत क्लिष्ट भाषा थी, इस वजह से हिंदी आगे निकल गई और संस्कृत पिछड़ गई। इसका क्या कारण? देखें, पिछड़ने की बात नहीं है, संस्कृत पिछड़ने वाली बात नहीं है। देखें, इसको जन भाषा में, हिंदी जो है जन भाषा में है, संस्कृत जन भाषा में नहीं है। लेकिन कहीं कहीं देखा जाए तो कई गांव ऐसे आपको मिलेंगे दक्षिण वगैरह में, केरला वगैरह में, कर्नाटक वगैरह में, कि जहाँ पर संस्कृत का संभाषण होता है और इसके लिए जगह जगह प्रशिक्षण केंद्र चला करके इसको प्रशिक्षित किया जा रहा है कि संस्कृत भाषण लोग करें। और जब यह प्रक्रिया पूरी होगी तो ये जन भाषा में भी आ सकता है, इसलिए क्लिष्ट नहीं है संस्कृत को। नहीं, जैसे कहा जाता है कि अगर जिस तरीके से गीता संस्कृत में है तो उसका लोग अनुवाद पढ़ते हैं, लेकिन जब बात आती है रामायण की, जब रामचरितमानस की रचना तुलसीदास ने की तो अवधी में की, जन भाषा में की, तो उसकी लोकप्रियता बहुत बढ़ गई। देखें, ये तो एक विशेष ज्ञान है, जिसको संस्कृत का ज्ञान हो जाता है उसके लिए जैसे हिंदी वैसे संस्कृत, और उसमें का जो भी अनुवाद का तरीका है, ट्रांसलेशन का तरीका है, उसका ज्ञान जिसको हो जाता है। जैसे इस समय देखें आप, जो एक पाराशर जी कथावाचक हैं वृंदावन के, जो श्लोक बोलते हैं तो उनके श्लोक बोलने का तरीका ऐसा है कि वो श्लोक होगा संस्कृत का, श्रीमद् भागवत का, लेकिन उनके उच्चारण के द्वारा जनमानस जो सामान्य हिंदी जानने वाला भी है उसको सुनेगा तो उसका अर्थ निकल आता है। अच्छा, तो संस्कृत ऐसा नहीं है कि क्लिष्ट है, उसका अन्वय किया जाए, उसका अर्थ निकाला जाए, सही ढंग से उसकी जानकारी अगर आरंभ से किसी बच्चे को दिया जाएगा तो अपने आप को बिल्कुल सरल दिखाई देता है। तो इसका मतलब आपको लगता है कि अगर अध्यापकों को अच्छा प्रशिक्षण दिया जाए इस प्रकार का जैसा आप कह रहे हैं तो संस्कृत जनभाषा बन सकती है? जी जी बिल्कुल, ये तो हर जगह अध्यापक जो भी हो, प्रशिक्षित हो, उसके द्वारा जो अध्यापन कराया जाए वो उसका अनुसरण करने वाले जो छात्र हैं वो कामयाब होंगे और उनका ज्ञान भी विस्तृत होगा और बहुत स्पष्ट खुल जाता है। हाँ, आपने सुना कि किस तरीके से उन्होंने बताया कि किस तरीके से महाविद्यालय और इंटर के स्तर पर शिक्षा दी जा रही है, क्या समस्याएं हैं और उसके अलावा छात्र किस तरीके से शिक्षा ग्रहण करके अधिक से अधिक लाभ उठा सकते हैं। अब आप इस जानकारी को दूसरों तक पहुंचाने के लिए अधिक से अधिक शेयर करें जिससे अन्य लोगों को भी इसका लाभ मिल सके। आज बस इतना ही, धन्यवाद। अधिकार एक्सप्रेस के अगले वीडियो को देखने के लिए आप लाइक और सब्सक्राइब करें, साथ ही सूचना प्राप्त करने के लिए घंटी को अवश्य दबाएं। अपने अधिकारों की स्वतंत्र पत्रकारिता को बचाए रखने के लिए अधिकारexpress.com के होम पेज पर जाएं और हमें हर माह 10 रुपए का सहयोग करें।